Dear students, welcome to online class of United International School. जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रहा है, हमारा देश भी जूझ रहा है और आज के डेट में ये हाल है कि नंबर 2 पर हमारा देश करीब आ चुका है या आने वाला है। देश के हर लोग इससे अफेक्टेड है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, फार्मर हो, वर्किंग क्लास हो। लेकिन अगर देश के सबसे ज़्यादा कोई कम्युनिटी से अफेक्टेड है वो हमारे देश के स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मार्च से लगभग स्कूल्स बंद है, क्लासेज नहीं हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम्स टाइम्स पर होंगे। फिर इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स करें तो क्या करें, लेकिन हमें तो पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम्स टाइम्स तो होंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो तैयारी तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी एक अच्छा मौका तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मौका मिला है जो खुद अपने आप को डिस्कवर करने का, अपने आप में ढूंढने का। हर इंसान के अंदर, हर एक स्टूडेंट्स के अंदर एक टीचर्स मौजूद है, छिपा हुआ है, उसको निकालना है आपको और सेल्फ सफिशिएंट बनना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। मैंने भी ऑनलाइन क्लास के पक्ष में नहीं था। आई ऑलवेज प्रेफर क्लास रादर देन ऑनलाइन क्लास, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाने में जो मज़ा आता है, जो क्लास में डिस्कशन होता है, जो एक्सप्लेन टीचर्स करते हैं एंड क्वेश्चन आंसर जो सेशन होता है टीचर्स को चले जाने के बाद, टीचर्स के चले जाने के बाद जिस तरह से एक स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ये ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलता। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि चलो अगले महीना स्कूल खुल जाएंगे, फिर अगले महीना खुल जाएंगे, फिर इस तरह से करते करते आज अगस्त आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जाए। उसको पढ़ाई तो नहीं करेंगे बट जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीच, जस्ट मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे जो हमारे हैं उनके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अब कुछ करने का वक्त आ गया है। अभी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई कहा नहीं जा सकता कि कब स्कूल्स खुलेंगे। तो इस सिचुएशन में अपने आप को खुद पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी मार्क्स उसी को मिलते हैं जो बुक्स को खुद पढ़ता है, समझता है, मंथन करता है, लिखता है। और दिस इज़ वे ऑफ नोट्स मेकिंग, क्योंकि नोट्स मेकिंग ही के जरिए हम अच्छे नोट्स बनाते हैं और एग्जाम्स में लिखते हैं। तो ये एक मौका मिला है, क्योंकि टीचर तो यहाँ नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आप को निखारने का, खुद पढ़ने का, खुद समझने का, कुछ सीखने का। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू टू स्टार्ट स्टडी। डोंट बिलीव the other things, believe yourself, do hard work, because labor is the key of success. So only hard labor can do anything. So in this juncture I would like to give you some information about the syllabus, because there is speculation and there is doubt that to how much you have to study. The students are saying that sir you don't know. So here CBSE has reduced at least 30% syllabus, and you have to study all these things. So here I would like to say that from history you have to study only 3 chapters. That is event and process में आपको पढ़ना है the French Revolution, Socialism in Europe and Russian Revolution, Nazism and the Rise of Hitler. Only 3 chapters. चलो फिर से मैं एक दोहरा देता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है,
सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। उसके बाद हमारे पास है ये पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में वी हैव टू स्टडी democracy in the contemporary world. What is democracy? Why democracy? Constitutional design, electoral politics, working of constitution. Means you have to study 4 chapters out of 6 chapters. And that is, what is democracy? Why democracy? Constitutional design, electoral politics, working of institution, only of 4 chapters. So this is your political science. And now let us see about geography. So in geography you have to study some maps, and out of maps there are 6 chapters, and out of 6 chapters you have to study 1 chapter, that is size and location. Chapter 2, physical features of India, drainage, climate, natural vegetation and wildlife. ये आपको ज्योग्राफी में पढ़। उसके बाद आते हैं आपको ये इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आई थिंक देयर आर 4 चैप्टर्स, एंड आउट ऑफ 4 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी ओनली 3 चैप्टर्स, दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज ए रिसोर्सेज एंड पॉवर्टी एज ए चैलेंज। सो देयर आर ओनली 3 चैप्टर्स, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, people as a resource, poverty as a challenge. So these are the syllabus of SST. Now let us discuss very brief about the first chapter of history, that is French Revolution. French Revolution में क्या पढ़ना है? French Revolution में पहले तो हम देखेंगे कि French Revolution हुआ क्यों, उस वक्त का कंडीशन क्या था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो उस वक्त की सोसाइटी को हमको समझना पड़ेगा कि उस वक्त का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, सोशल सिचुएशन क्या था, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। क्योंकि कोई भी सोसाइटी में रेवोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी सोसाइटी में विद्रोह नहीं होता है, तभी होता है जब लोग जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच सोसाइटी को समझने के लिए बेहतर है कि अपनी सोसाइटी को हम समझें। आज के प्रेजेंट डेट में क्या हो रहा है, पूरी जो है लोग जो है डिससेटिस्फाइड है, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ रहा है, प्राइस राइज जो हाइक है, हर चीज का जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है, और जो समाज के जो लोग हैं, सोसाइटी का जो डिवीजन है वो कई पार्ट्स में है, लोअर क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास। सम आर सेटिस्फाइड, सम आर नॉट सेटिस्फाइड, सम आर पार्टली सेटिस्फाइड। तो देखा जाता है कि मेजोरिटी ऑफ लोग किनकी है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये बहुत बड़ा रीज़न था कि फ्रेंच सोसाइटीज में कैटेगोरिकली 3 पार्ट्स में बटे हुए थे, और उनको स्टेट कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन लोग आते थे? फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी में, जैसे कि चर्च में काम करने वाले जितने लोग, पोप, पादरी, प्रीस्ट, एवरीवन इंक्लूडिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप हु आर वर्किंग इन द चर्च, दे आर कॉल्ड क्लर्जी मैन। तो उनका पहले स्टेट में आते थे, और दे वर ए प्रिविलेज्ड क्लास। उन लोग को ऐसे माना जाता था कि वो बाय बर्थ they have some extraordinary qualities, and that's why they have extraordinary status in the society, and they were considered superior to everyone. और आज भी आप देखें हर सोसाइटी में जा पुजारियों को, प्रीस्ट को इस तरह से समझा जाता है। उनको कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, चूंकि वही पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग तो उतना नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था, और ये फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकेंड स्टेट आता था जिनमें नोबिलिटी आते, नोबल्स। नोबल्स का मतलब होता है कि जो राज दरबारी, जो कोर्ट में काम करने वाले थे, जो अरिस्टोक्रेट थे, जो जमीन लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार टाइप के लोग थे, जो राजा महाराजा के बेटे थे या राजा महाराजा थे, उनके फैमिलीज थे, उनके खानदान वाले थे, उनको नोबल्स कहा जाता था।
तो सेकंड क्लास में जो आता था, सेकंड स्टेट कहा जाता था नोबिलिटी को, और थर्ड स्टेट जो आता था वो था ऑर्डिनरी कॉमन लोग, जैसे पीजेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो आजकल हमारे समाज में जिसे कहते हैं कि मिडिल क्लास, इवन लोअर मिडिल क्लास, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं, कुछ पैसे वाले भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता है। तो इस तरह से समाज का जो डिवीजन था, जो सोसाइटी का डिवीजन था, वो 3 पार्ट्स में, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट जो था प्रिविलेज क्लास था, सेकेंड स्टेट भी प्रिविलेज क्लास था, थर्ड स्टेट था। तो ये ज़्यादातर जो लोग थे कि 90% पॉपुलेशन लगभग इन्हीं लोग का था। और ऐसा होता है हर समाज में, हर सोसाइटी में, जो कॉमन लोग होते हैं, जो आम मासेज होता है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो इनकी संख्या ज़्यादा थी, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और एक टैक्स दिया करते थे। जैसे कि चर्च द्वारा एक लगाया गया था टैक्स, जिसे कहा जाता था 1/10, यही क्लास देते थे, यानी थर्ड स्टेट देते थे। क्या है कभी 1 नंबर का सवाल क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स कि टीथ क्या, व्हाट इज द टीथ? सो टीथ वाज टैक्स इम्पोज बाय द चर्च, 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये किसान जो है दिया करते थे उनको। ये ओवरऑल सिचुएशन था फ्रांस का। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब हर समाज में जब इस तरह से डिससेटिस्फेक्शन होता है, लोग जो है जब संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को दबाने की कोशिश किया जाता है। हर सोसाइटी में, हर गवर्नमेंट का ये ऐसा होता है। ऐसा फ्रेंच सोसाइटी में हो रहा था, और उसको सप्रेस करने की कोशिश भी किया जा रहा था। टैक्सेस हाई थे। और एक और बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लैंड और फ्रांस जो शुरू से ही राइवल, दोनों में दुश्मनी शुरू से ही है, और उस वक्त भी थी। जो है अमेरिका जो इंग्लैंड के कंट्रोल में था, कॉलोनियल था, कम से कम उसके 15 स्टेट या 9 स्टेट उस कंट्री में थे। तो फ्रांस ने उसको बाई फोर्स जो है अलग कर दिया। अमेरिकन दे बिकम फ्री फ्रॉम द इंग्लैंड। अब इसका पैसा जो है फ्रांस को देना पड़ा, क्योंकि किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी वॉर में पैसे ही खर्च होती है। आर्म्स एंड नेशन जो लगते हैं, जो सोल्जर्स जो होते हैं, जो फाइट करते हैं, वो बगैर पैसे का नहीं होता, पैसे की जरूरत होती है। ये पैसा किसने फाइनेंस किसने किया था? फ्रांस ने किया था। तो फ्रांस ने तो किया, लेकिन उसका जो फ्रांस का अपना जो खजाना था, जो अपना उसका ट्रेजर था, दिवालिया हो गया। तो एक तरह से फ्रांस का खजाना खाली हो गया, और फ्रांस में जो प्राइस जो हाइक तो बढ़ रहे थे, लोग के अंदर जो काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन था। उस टाइम में 2-3 लोग जो है उसमें स्कॉलर्स भी आए, और अपने अपने फिलॉसफी से फ्रांस को, जो रूसो था, मोंटेस्क्यू था, इन लोगों ने उनके सेंटिमेंट्स को राइज किया। और इन लोग, ये जो फिलोसफर थे, इनकी बातें जो है हर गांव में, खेतों में, खलियानों में, चाय के दुकानों में, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, चर्चा होने लगी, अरे कुछ अच्छा बोल रहे हैं, वो अच्छी बात कर रहे हैं। तो इन लोगों ने भी रेगुलेशन को स्टार्ट करने में एक अच्छा भूमिका निभाई। तो समाज जो है, टोटली फ्रेंच सोसाइटी जो है उठ खड़ा हुआ, और नतीजा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। लुइस 16 जो है, he was only 20 years age, वो नया एक यंग प्रिंस बनता है, और उसको समझ में नहीं आती है कि फ्रेंच सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। फ्रांस एक बहुत बड़ा कंट्री है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से सारे देशों ने इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन लिया है। हमारे देश ने भी इंस्पिरेशन लिया है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, they are the great reformer of India. So they are greatly influenced by the French society. And so, तो इस फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन हुआ, उस सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हर देशों में पड़ा, और उससे इंस्पायर्ड होकर हर देश के लोगों ने भी अपने देश को आज़ादी में अपना जो एक रोल है उन्होंने अदा किया। तो अब ये लुई 16 जो था, इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था फ्रांस सोसाइटी को कंट्रोल करना। लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया, लेकिन नहीं फेल्ड।
उसने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाया, जैसे टैक्स बढ़ाया तैसे लोग के अंदर तो पहले से डिससेटिस्फैक्शन था, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। अब इस तरह से वो डिससेटिस्फैक्टरी जो इतनी बढ़ी कि लोगों ने उसको उखाड़ फेंका। और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन